तो इनकी वैल्यूज़ तो आ चुकी हुई हैं। अब आप ऐसा करें कि 1921 और 1931 को कंसीडर करते हुए ज़रा वैल्यूज़ निकालें। 1921 और 1931 को कंसीडर करते हुए उसी तरीके से तो जो आपके पास फार्मूला है, नेचुरल लॉग ऑफ पी एफ माइनस नेचुरल लॉग ऑफ पी नॉट डिवाइडेड बाय 10। तो इसको ज़रा यूज़ करें आप 1921 और 1931 के लिए। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, एक एक मिनट के अंदर की वैल्यूज जल्दी जल्दी आप लोग बताते हैं। जल्दी से कैलकुलेट कर लें जी, क्या कर रहे हैं आप लोग। एक कैलकुलेशन के ऊपर 30 सेकंड लगते हैं मैक्सिमम। जीरो पॉइंट जीरो वन थ्री थ्री ठीक हो गया जी, यही आती है वैल्यू 0.013। 1335 ठीक हो गया, बेहतरीन। अब आपने ऐसा करना है, दोबारा 1931 और 1941 को कंसिडर करके आपने यहाँ की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। जल्दी कर ले मेरे भाई। इरफानुल्लाह 0.0097। अच्छा जी, ठीक हो गया जी इरफानुल्लाह साहब, यही आ रहा है आंसर। इसी तरह कैलकुलेट करते जाइए आगे, 0.0095 ठीक हो गया। आगे कैलकुलेट करें 1941 और 1951 का। 927 या 925 ठीक हो गया, सही है। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, 927 या 925 या 928 आएगा कुछ ना कुछ ऐसे। अच्छा, इसी तरह आगे कैलकुलेट करें 1941 और 1951 का, और जल्दी से मुझे आंसर बताएं। 1941 और 1951 का कैलकुलेट करते जाए आप लोग। 1941 और 1951 में क्या आंसर आता है? 0.01191। 0.01191 ठीक
ठीक हो गया जी, यही आता है आंसर। अच्छा अब आगे कैलकुलेट करें 1951 का और 1961 का। 1951 को प्रेजेंट ईयर रखें और 1961 को फ्यूचर ईयर रखकर जरा कैलकुलेट करें। 1951 और 1961 की क्या वैल्यू आती है जी? 0.008611। 0.0086। देख लेते हैं ये वैल्यू आती है। ठीक हो गया जी, यही आती है। अब आगे आप कैलकुलेट करें। अब आगे आप कैलकुलेट करें 1961 की और 1971 की, ये आखिरी वैल्यू होगी आपके पास। यहाँ पर क्या आता है, 1961 को प्रेजेंट ईयर रखें और 1971 को फ्यूचर ईयर। अच्छा जी, अकम नफीस और इरफानुल्लाह कह रहे हैं 0.02127। 02127 तकरीबन यही होगी जी वैल्यू। ठीक हो गया, यही है वैल्यू आपकी। अच्छा अब आप लोगों ने ऐसे करना है, ये तमाम आपके पास के की वैल्यूज आ चुकी है। अब आपने ऐसा करना है, इन तमाम को ऐड करके, सिवाय इसके, क्योंकि इसके सामने क्या है, माइनस है, तो इसको आपने माइनस कर देना है। बाकी तमाम को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके डिवाइड कर देना है। कितने पे डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 क्वांटिटीज है आपके पास, तो इन 7 क्वांटिटीज को ऐड करें, सिर्फ इसको माइनस करें और डिवाइडेड बाय 7 करके जो वैल्यू आपके पास आएगी वो वैल्यू होगी के एवरेज की। तो के एवरेज की जरा वैल्यू देखें कितनी आती है आपके पास। के एवरेज की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के एवरेज की वैल्यू निकाल लें जी जल्दी से। हाँ जी इरफानुल्लाह, अरकम नफीस क्या वैल्यू आती है के एवरेज की। अरकम नफीस, मोहम्मद अरसलान, आप किधर गुम हो गए जी। तो अरकम नफीस कह रहे हैं कि एवरेज की वैल्यू आती है 0.069513। इरफानुल्लाह भी, इरफानुल्लाह और अरकम आपकी वैल्यू मैच नहीं कर रही है, क्या वजह। अब किसका आंसर ठीक है किसका गलत है। ये एवरेज की वैल्यू वही आ रही है जो इरफानुल्लाह बता रहे हैं जी।
0.009903 यहाँ पर लिखा हुआ है और आपका 3 लिखा हुआ है। इरफानुल्लाह जो आप बता रहे हैं ठीक है। हाँ 7 से आप डिवाइड कर लेंगे, तो 7 से आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आएगा जो इरफानुल्लाह बता रहे हैं। तो ये आपके पास की एवरेज की यहाँ से वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है? आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? आपने ये वाला फार्मूला पुट करना है, जो असल आपके पास फार्मूला है वो ये है, ठीक। अब आपके पास जो कैलकुलेशन आ चुकी हुई है उस कैलकुलेशन के लिहाज से एन भी आपके पास है और के भी आपने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। इसी तरीके से बाकी जो आपके पास बचता है जी, ई की वैल्यू 2.71 है और पी नॉट जो है ये भी आपको गिवन होगी। तो तमाम चीजें अब आपको गिवन है, आपने सिर्फ यही फार्मूला यूज करना है, पी एफ इज इक्वल टू पी नॉट ई रेज टू पावर के, जो कि आपने की एवरेज लेना है इनटू एन। तो ये फार्मूला जैसे ही आप लगाएंगे आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब आप ऐसा करें, सबसे पहले के की वैल्यू को आपने यही लेना है, के इज इक्वल टू 0.00993। तो इसको लेते हुए जरा 1981 की वैल्यू निकालें, कितनी आती है कि 1981 के अंदर पॉपुलेशन कितनी होगी। जरा 1981 के अंदर पॉपुलेशन की वैल्यूज आप निकालें। हाँ जी, कैलकुलेशन नहीं हो रही जी आपसे? आगे वाला स्टेप तो बिल्कुल सिंपल ही है। इरफानुल्लाह, अरकम नफीस, आप दो ही कर रहे हैं ये। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है ये पी एफ इज इक्वल टू पी नॉट मल्टीप्लाई बाय ई। ठीक हो गया? और ई की अब पावर में आपने लिखना है, ई की पावर में आपने लिखना है क्या, के जियोमेट्रिक, जो कि आपके पास 0.00993 आ चुका हुआ है, मल्टीप्लाई बाय एन। ठीक, एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, कितने नंबर ऑफ ईयर का डिफरेंस है प्रेजेंट ईयर में और फ्यूचर ईयर में। ठीक हो गया? तो प्रेजेंट ईयर आप इसके अंदर लेंगे 1971 को और फ्यूचर ईयर आप लेंगे 1981 को। ठीक हो गया? तो आपने फिर क्या लिखना है, सिंपल यहाँ पर पी एफ
इज इक्वल टू पी नॉट। पी नॉट क्या है? पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट ईयर। तो इस केस में आपके पास प्रेजेंट ईयर कौन सा है? 1971 है। तो 1971 की पॉपुलेशन क्या है आपके पास? 120। तो यहाँ पर आपने लिख देना है जी 120 मल्टीप्लाई कर ई की वैल्यू आपके पास होती है 2.71। ठीक, रेज टू पावर। अब ई की पावर लेनी है आपने, सिर्फ ई की पावर। तो इसके अंदर बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि वो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं 120 और 2.71 को, बाद में उसकी पावर लेते हैं, जबकि आपने ऐसे नहीं करना। जो इसका करने का प्रॉपर प्रोसीजर है वो ये है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट रख देनी है और इसकी फिर पावर आपने लेनी है, जो कि क्या है आपके पास k मल्टीप्लाई बाय n। तो k आपके पास कितना है जी? k आपके पास है 0.00993 मल्टीप्लाई बाय n। क्या है आपके पास? n डिफरेंस होता है फ्यूचर ईयर और प्रेजेंट ईयर में। तो यहाँ पर फ्यूचर ईयर आपके पास 1981 है और प्रेजेंट ईयर आपके पास 1971 है। तो 1981 माइनस 1971 आपके पास कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक हो गया जी। तो इसी को ही सिंपल आपने फिर आगे कैलकुलेट करना है। तो सिंपल आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपने सबसे पहले इसके अंदर क्या करना है, 2.71 की पावर लेनी है। बल्कि 2.71 की पावर लेने से पहले भी आप ये कर ले, इन पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दे। 0.00993 मल्टीप्लाई बाय 10 जरा करें कितना आता है आपके पास। आपने इस पावर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस पावर की वैल्यू। तो ये आता है आपके पास, इसकी वैल्यू आपके पास जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.0993। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसकी जगह पर 0.00993 मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह पर आपने सिंपल यही वैल्यू यूज करनी है 0.0993। तो आप ऐसा करें 2.71 की पावर ले 0.0993। अच्छा जी, इरफानुल्लाह कह रहे हैं जी आंसर ऑफ क्वेश्चन इज 131.658। चलें ये देखते हैं आंसर ये आता है नहीं आता। तो दूसरे स्टेप पे आपने क्या करना है, 2.71 की पावर लेनी है आपने 0.0993। ये पावर जरा लेके आप मुझे बताएं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आएगा आपके पास 1.104। तो अब इस 1.104 को 120 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास आंसर आ रहा है जी 132.48। इरफानुल्लाह ने कहा था 131 इशारिया समथिंग आ रहा था। तो देखते हैं, मेरे ख्याल में इरफानुल्लाह का आंसर ठीक है, हमसे मुझसे कैलकुलेशन करने में कोई गलती हुई है। अच्छा 132 अरकम नफीस का 132 आ रहा है, इरफानुल्लाह का भी 132। ठीक हो गया जी। तो 132 मेरे मेरे पास भी कैलकुलेशन में 132 ही आया। अब आंसर देखते हैं इसका क्या आता है जी। ठीक है 132 ही आया। 1981 की जो आपने 1981 के अंदर जो पॉपुलेशन आपने फाइंड आउट की वो कितनी थी? 132.491। तो हमारे पास कितना आया? 48 आया। ठीक, तो आंसर ये आ गया। इसी तरीके से आप 1991 का जब आप यूज करेंगे, 1991 के लिए जब आप पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे तो प्रेजेंट ईयर आप रखेंगे 1981 को, फ्यूचर ईयर आप रखेंगे 1991 को, जिस तरह आपको पता है
और के की वही वैल्यू यूज करनी है जो के एवरेज आपने फाइंड आउट की हुई है, जो के एवरेज आपने फाइंड आउट की हुई है, के एवरेज की वैल्यू वही रखनी है। तो इसी तरह 1991 की, 2001 की और 1994 की वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। तो आगे वाली वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग। हैं जी इरफानुल्लाह? इरफानुल्लाह और अरकम नफीस, क्योंकि आप यही दो लोग ही कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अटेंडेंस सिर्फ आप लोगों की लगानी है, अरकम नफीस की और इरफानुल्लाह की। उसके अलावा अरसलान ने भी एक बार आंसर दिया था। ठीक हो गया जी। आप क्लास के अंदर आप लोग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ई की वैल्यू मेरे भाई आपके पास है 2.71। ई आपके पास होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 2.71। तो हमेशा जब भी ई आएगा आपके पास, आपने ई की वैल्यू यही याद करनी है, 2.71 उसको पुट करना है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट फिर हो जाएंगे जी आपके पास। आगे चलते हैं जी। फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ डिमांड, एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन इन लीटर पर कैपिटा पर डे, quantity required in 12 months divided by 365 multiplied by population. If this average demand is supplied at all times, it will not be able to meet the fluctuation. तो इसको, इस स्लाइड को जरा आप रहने दें, आगे चलते हैं। तो फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ डिमांड, फ्लक्चुएशन इन रेट ऑफ डिमांड क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम देखते हैं। एक है आपके पास सीजनल वेरिएशन, द डिमांड इज मोर इन समर देन विंटर। ठीक। तो डिजाइन करते हुए किसी भी वाटर सप्लाई सिस्टम को डिजाइन करते हुए आपने ये भी कंसीडर करना है कि सर्दियों के अंदर और गर्मियों के अंदर पानी कितना रिक्वायर होता है। लाजमी बात है, गर्मियों के अंदर पानी ज्यादा चाहिए होता है। इसी तरीके से डेली वेरिएशन डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ पीपल, पीपल ड्रॉ आउट मोर वाटर ऑन संडेज एंड फेस्टिवल डेज, thus increasing demand on these days। तो इसी तरीके से जो फेस्टिवल डेज हैं या जो संडेज हैं या वेकेशंस के अंदर डेली वेरिएशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है और आप उन दिनों के अंदर ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। मैक्सिमम डेली डिमांड इज द हाईएस्ट डिमांड इन एनी 24 आवर्स पीरियड इन एन ईयर। मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली डिमांड। तो ये आपने फार्मूला एक याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल के अंदर यूज होगा। न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यूज गिवन होंगी एवरेज डेली वैल्यूज के लिहाज से, एवरेज डेली डिमांड के लिहाज से। तो आपसे हो सकता है कहा जाए कि मैक्सिमम डेली डिमांड को कंसीडर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो आपने इस चीज को याद रखना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली डिमांड। इस सेंटेंस को आपने याद रखना है। इसी तरीके से आवरली वेरिएशन, द डिमांड ऑफ वाटर इज हाई फ्रॉम 6 AM टू 10 AM and 4 PM to 8 PM because of active household working। तो आवरली वेरिएशन क्या है जी? सुबह 6 से 10 तक पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और इसी तरह 10 से लेकर 4 तक पानी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा नहीं होती, दोबारा 4 से लेकर 8 तक पानी ज़्यादा यूज़ होने लगता है। तो इन चीज़ों को भी आपने याद रखना है, कंसिडर करना है, आगे न्यूमेरिकल में ये चीज़ें भी करेंगे। पीक hourly demand is the highest demand in any 60 minutes period of a day। Peak hourly demand is equal to 1.5 multiplied by maximum daily demand। ठीक हो गया।
तो इन ये तीन वैल्यूज आपस के अंदर रिलेट कर रही है कि एवरेज डेली डिमांड को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास मैक्सिमम डेली डिमांड आ जाती है, और मैक्सिमम डेली डिमांड को अगर आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पीक आवरली डिमांड आ जाती है। तो इन तीन क्वांटिटीज को आपने याद रखना है। एक आपने याद रखना है पीक डेली डिमांड को, पीक आवरली डिमांड को। पीक आवरली डिमांड कितना होती है? 1.5 मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डेली डिमांड। ठीक हो गया। इसी तरह मैक्सिमम डेली डिमांड जो है आपके पास, मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 ऑफ एवरेज डेली डिमांड। ठीक हो गया। तो इन चीजों को आपने याद रखना है कि मैक्सिमम डेली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 ऑफ एवरेज डेली डिमांड, और इसी तरीके से पीक आवरली डिमांड इज इक्वल टू 1.5 ऑफ मीन डेली डिमांड। ठीक हो गया जी। सॉरी, मैक्सिमम डेली डिमांड। कंपोनेंट्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम। वाटर सप्लाई स्कीम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर वन, कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर डैम, रेजरवायर, इनटेक, पंपिंग स्टेशन, ट्यूबवेल्स वगैरह आते हैं कि पानी जब आप कलेक्ट करके एक जगह पे जमा करते हैं, पानी की कलेक्शन जो आप करते हैं, मिसाल के तौर पर बहरिया टाउन के अंदर अगर पानी पहुंचाना है तो बहरिया टाउन के अंदर जो पानी पहुंचाना है वो आपने जहां पर जमा रखना है, जमा करना है, तो उस जगह पर क्या कहते हैं? कलेक्शन कहते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है जी? ट्रांसमिशन। कंड्यूट, वाल्व्स, पंपिंग पंपिंग स्टेशन वगैरह, जो पाइप, अब मिसाल के तौर पर बहरिया टाउन के अंदर आपने पानी पहुंचाना है और पानी आपने जमा किया हुआ है बहरिया टाउन से 30 किलोमीटर दूर, तो इस 30 किलोमीटर फासले को तय करने के लिए जो आप पाइप्स यूज करेंगे, वाल्व या पंपिंग स्टेशन आप यूज करेंगे, वो किस में आएंगे? ट्रांसमिशन में। उसके बाद ट्रीटमेंट आपने देख ली थी कि पानी जो आपने कलेक्ट किया हुआ है तो उसकी आप क्वालिटी चेक कर लेंगे, अगर क्वालिटी ठीक होगी तो आप फौरी तौर पर पहुंचा देंगे उस कॉलोनी के अंदर, ठीक नहीं होगी तो उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। तो ट्रीटमेंट के अंदर डिफरेंट प्रोसेस थे, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, ये सारी चीजें आप कर लेते हैं। और आखिर में फिर क्या आ जाता है जी? डिस्ट्रीब्यूशन। पंपिंग स्टेशन, ओवरहेड रेजरवायर, फीडर्स, मेन पाइप्स, वाल्व, फायर हाइड्रेंट, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये सारे कंपोनेंट आप यूज करते हैं। पंपिंग स्टेशन से आप पानी कॉलोनी तक पहुंचाते हैं, और कॉलोनी के अंदर फिर ओवरहेड रेजरवायर होते हैं, वहां पर पानी आप फिल कर देते हैं। इसी तरीके से फीडर्स, मेन पाइप्स, वाल्व, ये सारी चीजें आप इस्तेमाल करते हुए पानी को मतलब आप कॉलोनी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फ्यूचर वाटर डिमांड, सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा वाटर कंज्यूम्पशन, फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्ट, डिजाइन पीरियड। तो ये तीन चीजें जब भी किसी कॉलोनी के लिए आपको वाटर स्कीम प्रोवाइड करनी है तो ये तीन चीजों का आंसर आपके पास लाजमी तौर पर होना चाहिए, और अगर इन तीन चीजों में से किसी एक का आंसर आपके पास नहीं है तो आप फाइंड आउट करके डिजाइन कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है जी? सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा वाटर कंज्यूम्पशन। सबसे पहले ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक आदमी एक दिन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल करेगा। सबसे पहला जो आपको डाटा चाहिए होता है। दूसरा डाटा आपको चाहिए होता है फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्ट, कि जिस कॉलोनी के लिए आप वाटर स्कीम प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी पॉपुलेशन किस लिहाज से बढ़ रही है। पर कैपिटा जो है ना, पर कैपिटा का मतलब है पर पर्सन, कि पर पर्सन आदमी कितना पानी यूज करता है दिन में। जुबैर, आपने जो असाइनमेंट जमा की कराई थी उसके अंदर आपने अपना रोल नंबर नहीं लिखा था जी। तो जब आप असाइनमेंट सबमिट कराते हैं तो आप अपना रोल नंबर लाजमी तौर पर लिख लिया करें, आपका नाम सर्च करने में बड़ा मसला होता है।
तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढते हैं वो होता है आपके पास सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा वाटर कंज्यूमशन, कि एक आदमी एक दिन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल करता है। तो ये आपको, अगर मिसाल के तौर पर आपको डिजाइन करना पड़ जाए ऑफिस के अंदर, तो इसकी वैल्यू आप कितनी लेंगे? इसकी वैल्यू जो है ये स्टैंडर्ड के मुताबिक बताई गई होती है। मिसाल के तौर पर वासा वालों की वेबसाइट पर जाएं तो वासा वालों की वेबसाइट पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। तो अगर मिसाल के तौर पर कोई आपसे डिजाइन करने के लिए कहता है तो सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा पर डे, यानी एक आदमी एक दिन के अंदर कितना पानी इस्तेमाल करेगा, तो उसकी वैल्यू आपने कहाँ से लेनी है? वासा से लेनी है। और उसके अलावा भी हमने इन लेक्चर्स के अंदर भी देखा है कि पर कैपिटा कितना कंज्यूम हो सकता है। 80 से 130 लीटर हाउस होल्ड के लिए यूज हो सकता है तकरीबन। दूसरे नंबर पे है आपके पास फ्यूचर पॉपुलेशन फोरकास्ट। जो आपने दो मेथड किया, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक, तो इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए किसी कॉलोनी की आप, मिसाल के तौर पर आज 2020 के अंदर अगर आप डिजाइन कर रहे हैं किसी कॉलोनी का वाटर सप्लाई सिस्टम, तो आप चाहते हैं कि वो 2050 तक से ही वर्किंग कंडीशन में रहे, तो आप क्या करेंगे? आप इसी तरीके से देखेंगे, पास्ट डाटा देखेंगे, यानी उसके अंदर पिछले 30 सालों के लिए आबादी किस लिहाज से बढ़ती रही है, 1990 से लेकर 2020 तक किस लिहाज से बढ़ती रही है। तो वो डाटा जब आपके पास आएगा, वहां से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने फिर क्या करना है, डायरेक्ट 2050 के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी उनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और जो पॉपुलेशन 2050 में होगी, उस पॉपुलेशन को यूज करते हुए, उस नंबर को यूज करते हुए आपने पूरा वाटर सप्लाई सिस्टम डिजाइन करना होता है। मिसाल के तौर पर 1990 के अंदर पॉपुलेशन 1 लाख थी, 2020 के अंदर पॉपुलेशन 1.5 लाख हो गई, और आपने इन दोनों डाटा को यूज करते हुए 2050 की प्रोजेक्शंस जब निकाली, तो 2050 के अंदर पॉपुलेशन आ रही थी आपके पास 2.5 लाख। आपके पास जब आप डिजाइन कर रहे हैं 2020 में पॉपुलेशन 1.5 लाख है, लेकिन 2050 में जो आपका एंड पीरियड है, तब पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी? लेट्स सपोज 2.5 लाख। तो आपने जो पॉपुलेशन यूज करनी है अपनी कैलकुलेशन के अंदर, वो यूज करनी है 2.5 लाख। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। लेट्स सपोज पहला क्वेश्चन क्या है जी? सिलेक्शन ऑफ पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन। आपने वासा वालों की वेबसाइट से देख लिया जी, 100 लीटर पर पर्सन, कि एक आदमी जो है वो एक दिन के अंदर 100 लीटर इस्तेमाल करता है पानी। ठीक हो गया, ये पहले क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया। दूसरा फ्यूचर पॉपुलेशन। तो फ्यूचर पॉपुलेशन का आपके पास डाटा आया कि 1990 में जो पॉपुलेशन थी वो आपके पास 1 लाख थी। इसी तरीके से जो पॉपुलेशन 2020 के अंदर आपके पास है वो है जी 1.5 लाख। और आप इन दो डाटा को यूज करते हुए आप पॉपुलेशन निकालते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी 2020 को फ्यूचर ईयर रखेंगे, 1990 को आप क्या रखेंगे? प्रेजेंट ईयर। तो इन दोनों को यूज करते हुए आप के की वैल्यू निकाल लेंगे, और आप फिर 2050 के अंदर कितनी पॉपुलेशन आएगी वो आप निकाल सकते हैं। तो लेट्स सपोज आप वही अरिथमेटिक या जियोमेट्रिक के तरीके से 2050 की वैल्यू आप निकालते हैं, तो आपके पास आती है 2,70,000, कि एट द एंड ऑफ पीरियड ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो 2,70,000 हो जाएगी। और जिस टाइम पे आप डिजाइन कर रहे हैं यानी 2020 में, उस वक्त पॉपुलेशन 1.5 लाख है। तो आप पॉपुलेशन कितनी लेंगे? 2,70,000 ही लेंगे। ठीक। तो अब 2,70,000 आपके पास क्या है? पॉपुलेशन है जो 2050 में एक्सपेक्टेड है। और हर एक आदमी कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है? हर एक आदमी पानी इस्तेमाल कर रहा है 100 लीटर। तो एक दिन के अंदर कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? आपने सिंपल क्या करना है, 2,70,000 को मल्टीप्लाई कर देना है 100 लीटर के साथ। ठीक। जिस तरह मिसाल के तौर पर हर एक आदमी अगर 2 रोटियां खाता है तो 200 आदमियों के लिए कितनी रोटियां चाहिए होंगी? आप सिंपल क्या करेंगे, 200 मल्टीप्लाई बाय 2।
तो यहाँ पर भी आपने ऐसे करना है कि जितने लोग हैं कितने हैं 2,70,000 और हर एक आदमी कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है 100 लीटर। तो 2,70,000 को 100 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पानी की क्वांटिटी आएगी जो एक दिन के अंदर उस कॉलोनी के लिए चाहिए होगी। 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये इतने लीटर चाहिए एक दिन के लिए। ठीक, तो आपके पास आंसर ही ये आ जाएगा जी। 2 जीरो मजीद ऐड हो जाएंगे तो ये कितना बनता है जी? 2,70,00,000। तो 2,70,00,000 लीटर एक दिन में चाहिए होंगे। ठीक हो गया, 2,70,00,000 लीटर एक दिन में उस खास कॉलोनी के लिए पानी चाहिए होगा। अब 2,70,00,000 कितना होता है जी? इस चीज का आप लोगों को अंदाजा नहीं हो रहा होगा। यानी अगर मिसाल के तौर पर आप लोगों के घर का जो वाटर टैंक है, तो ऐसे कितने वाटर टैंक चाहिए होंगे 2,70,000 लोगों के लिए? तो उस चीज को अगर आप कंसीडर करना चाह रहे हैं, या लेट्स सपोज आप एज ए सिविल इंजीनियर किसी कॉलोनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपसे कहा जाता है कि आपने एक ऐसा रिजर्वायर इस पूरी कॉलोनी के लिए डिजाइन करना है जो कि 2,70,000 लीटर पानी अपने अंदर ले सके। तो उसके डायमेंशन क्या होंगे, तो आप किस तरीके से बताएंगे जी? हैं जी इरफानुल्लाह? इसका डिजाइन तो हम आगे जाकर देखेंगे मिड के बाद वाले लेक्चर्स के अंदर। लेकिन जो आपने यहाँ तक पढ़ा हुआ है, यहाँ तक क्या पढ़ा हुआ है कि पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन कितनी होगी, वो 100 लीटर हमने कंसीडर कर ली। इसी तरीके से फ्यूचर पॉपुलेशन कितनी होगी जब इसका डिजाइन पीरियड एंड होगा, तो वो हमने ले लिया 2,70,000। तो 2,70,000 को मल्टीप्लाई कर दिया हर एक आदमी जितना पानी इस्तेमाल करेगा, यानी कि 100 लीटर के साथ। तो आपके पास जो एक दिन के अंदर जितने लीटर पानी इस्तेमाल होगा वो होगा आपके पास 2,70,00,000 लीटर पानी। तो 2,70,00,000 लीटर पानी को इस्तेमाल करने के लिए जो आपने वाटर टैंक बनाना है, उस वाटर टैंक के डायमेंशन क्या होने चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर, अगर आपसे पूछ लिया जाता है जी? एब्सोल्युटली करेक्ट तो है जी। तो आप इससे जरा डायमेंशन आप मुझे बताएं कैसे निकालेंगे? 2,70,00,000 लीटर पानी जिस वाटर टैंक के अंदर आएगा उसकी लेंथ, विड्थ और हाइट कितनी होनी चाहिए? हैं जी, जरा दिमाग लड़ाए ना। सबसे पहले आपने ऐसे करना है जी, इसका मीटिंग टाइम एंड होने लगा है, तो आप बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या ये वैल्यू याद कर लें, 2,70,00,000 लीटर। तो दोबारा जब आप मीटिंग ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे कि 2,70,00,000 लीटर पानी को आपने जिस वाटर टैंक के अंदर स्टोर करना है उस वाटर टैंक के डायमेंशन क्या होने चाहिए। तो एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। एक हिंट ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, लीटर को कन्वर्ट करना है क्यूबिक मीटर में। आप जानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर जो होता है आपके पास, 1 क्यूबिक मीटर, वो आपके पास होता है 1,000 लीटर के बराबर। ठीक, तो 2,70,00,000 लीटर को आपने क्यूबिक मीटर के अंदर चेंज करना है। तो जब आप इसे क्यूबिक मीटर में चेंज करेंगे क्या करेंगे, 2,70,00,000 को डिवाइड करेंगे 1,000 के साथ। तो 2,70,00,000 को डिवाइड अगर 1,000 के साथ करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27,000। तो 27,000 क्यूबिक मीटर। ठीक, तो 2,70,00,000 लीटर या 27,000 क्यूबिक मीटर, ये एक ही जितना वॉल्यूम होता है। अब 27,000 क्यूबिक मीटर को से आगे बात लेके जानी है, ये किस तरीके से लेके जानी है आप जरा सोचें। मीटिंग टाइम भी एंड होने लगा है,